इस चिलचिलाती धूप में, जून की गर्मी में 2 जून से इन्होंने पूरे हरियाणा की गांव गांव, बास बास, शहर शहर, नगर नगर, खेड़ा खेड़ा, ढाणी ढाणी जाकर एक यात्रा करना चाहिए। और जब मैंने एक बार इनको फोन किया 1.5 महीने पहले, क्योंकि मैंने भी वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था पिछले वर्ष, तो मुझे लगा बहुत आराम का टाइम है, सेठ सिंह जी भाई भी आराम में होंगे, तो मैंने कहा मैं रुड़की आ जाता हूं बच्चों के साथ, 15 दिन वहां रहेंगे। यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान हरियाणा में बहुत गर्मी पड़ती है, रुड़की क्या है, हरिद्वार के नजदीक है। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, वैसे तो आपका घर है, जब मन में आए आप रहो, लेकिन इस बार न तो मैं रह पाऊंगा यहाँ और न मैं आपको रहने दूंगा। मैंने क्यों भाई, अब क्या कौन सा पहाड़ तुड़वाओगे हमसे? बोले नहीं, हम लोगों को राणा हरिराय चौहान के हरियाणा में चलना चाहिए। मैंने वहां क्या करोगे हरियाणा में जाके? बोले वहां हम गांव गांव जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में राजपूत नहीं है। मैंने ये आपको किसने कह दिया हरियाणा में राजपूत नहीं है? बोले मैं अखबार पढ़ता हूं, टीवी देखता हूं, और हरियाणा में कहीं राजपूतों की प्रेजेंस नजर नहीं आती। मैंने कहा मेरे गांव में भी एक मीणा है, कंचन मीणा, उसका बेटा था, उसने अभी मेरे से जब ये रिजल्ट आए थे ना लोकसभा के, तो बोला साहब आपके हरियाणा में बहुत रिश्तेदारी हैं, पर बोले एक बार बिल्कुल सही सही बताना वो राजपूतों में ही है कि किसी और में। मैंने कहा यार क्या अजीब बात कर रहा है, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी से रिश्तेदारी है हरियाणा में, हर गांव में रिश्तेदारी है। बोले नहीं मैं तो यूं ही कह रहा था, मैंने अखबार पढ़ा था। मैंने क्या पढ़ लिया अखबार में तूने? बोले मैंने अखबार में ये पढ़ा था कि हरियाणा में लोकसभा का एक भी सांसद राजपूत नहीं जीता। मैंने कहा यार ये चुनावों का मामला है, मोदी जी की लहर चल रही है, हो सकता है कोई बीजेपी से नहीं लड़ा होगा, नहीं जीत पाया होगा। बोले ना ना वहां बीजेपी कांग्रेस नहीं। बोले मैंने तो देखा कोई लड़ा भी नहीं राजपूतों में से। अब वास्तव में बात तो सही है, ना कोई जीता ना कोई लड़ा, लड़ता तो जब जब कोई टिकट देता। अब मैंने फिर आंकड़े देखे, वास्तविकता तो यह है कि हरियाणा राज्य के निर्माण से लेकर आज तक हरियाणा से एक भी लोकसभा सांसद राजपूत से चुना ही नहीं गया। तो ये बड़ी एक उसकी बात में दम थी भाई, चाहे बुरी तो लगी मुझे, लेकिन बात में दम थी। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, लोकसभा में नहीं लड़े होंगे, लेकिन हमारे 10-5 एमएलए तो वहां हमेशा रहते हैं, हमारा सरकार में हिस्सेदारी, ऐसे ही सट्टा मार दिया मैंने कि इसको क्या पता लगा कि सिंह देख के समझ लेगा जाट राजपूत है, क्या पता। उसने बोला नहीं नहीं सर आपका वहां एक ही एमएलए है, वो भी पता नहीं जाट एक राजपूत है। मैंने क्यों? बोल रादौर से श्याम सिंह जी राणा का क्लियर नहीं हुआ, बाकी सबका क्लियर हो गया, एक भी राजपूत नहीं है। मैंने कहा यार इसको तो पता चल गया। भाई शेर सिंह जी की भी स्थिति कुछ ऐसी थी, इन्होंने कहा भैया वहां राजपूतों का राजनीतिक अस्तित्व तो खतरे में है, अपने को गांव गांव चलकर बात करनी चाहिए, जो भी सरदार फैसला करेंगे वो ठीक रहेगा, पर एक बार जागृति तो होनी चाहिए। देखो एक आदमी यदि रोड पे पड़ा हो मान लीजिए, और लोग उसमें ठूसा मारें लाठी से, और उसमें कोई हलचल नहीं हो, तो क्या होगा? क्या मानेंगे अपन उसको? ना मर्या ना जिंदा, ना मरे ही मानेंगे। जब हिलचल ही नहीं रहा, कौन से खानदम नहीं है, तो लोग जो मरा हुआ मानेंगे। मरा हुआ जैसा दिख रहा है, तो मरे हुए आदमी को कोई अपने घर में रखता है क्या? लोग उसको शमशान भूमि में फूंक के आ जाएंगे। भाई देखो जिंदे हो तो जिंदा रहने का तो सबूत देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ठोसा मारे तो लाठी पकड़ के जोर से मारो, साड़ेगा, नीचे गिरेगा, बोलेगा ठाकर तो है भाई, जिंदा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यदि आज हम जिंदे हैं तो हमको इसका सबूत देना पड़ेगा। और सबूत कैसे दिया जा सकता है? सबूत देना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। प्रेजेंस कहां दिखानी पड़ेगी? अब जैसे इस गांव में हमारे युवा साथी इतने खड़े हैं, इन्हें देखकर मेरा सीना फूला हुआ है। क्यों? मैं मानता हूं कि हमारे इतने युवा, चाहे ये चौहान हो चाहे तंवर हो, लेकिन राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, इस गांव के अंदर हैं पूरे। रातीवाड़ा क्या नाम बताया था? रतेरा गांव में। मान लीजिए ये यहां होते ही नहीं, तो मैं कैसे मानता कि यहां राजपूत युवा हैं? नहीं मान सकता था ना। देखो जो यात्रा के साथ चल रहे हैं ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, चुपचाप आके बैठ जाओ, अनुशासन का परिचय दो। तो जब उपस्थिति दिख रही है ना कि हैं यहां युवा, ऐसे ही यदि यहां से अपने लोकसभा एमएलए कोई चुने जाते तो दुनिया को नजर आते ना। चलो लोकसभा और एमएलए की तो बात गई, लेकिन जैसे इस गांव में ये लोग बच्चे दिखाई दे रहे हैं, युवा और बुजुर्ग दोनों दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही यदि एक साथ होकर पूरे हरियाणा के लोग कहीं जयकार लगा दें तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं कि हरियाणा में राजपूत हैं। तो देखो ये हमारा बिल्कुल नितांत स्वार्थ है। हम ये चाहते हैं एक बार ऐसा जोर का नारा लगा दें कि वो हमारे गांव का मीणा भी सुन ले और दुनिया का हर एक व्यक्ति सुन ले
और उसको पता लग जाए कि भाई देखो राजस्थान के जो लोग या यूपी के जो लोग, उत्तराखंड के जो लोग रिश्ते करते हैं वो ठीक है, राजपूत हैं भाई वहां। इसके लिए अपन सबको, भाई शेर सिंह जी राणा ने एक छोटी सी स्कीम निकाली है कि 2 जून से ये आमंत्रण देते फिर रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं और हमको भी साथ लेके चल रहे हैं। आप सबसे आज यहां की सरदारी से मुलाकात हुई है, गांव गांव जाकर ये निमंत्रण दे रहे हैं कि 21 जुलाई को करनाल चलो और करनाल जाकर एक जोरदार नारा वहां लगा दो। यदि वो जोरदार नारा वहां लगा दिया तो बगल में चंडीगढ़ और दिल्ली और दोनों हिल जाएंगे और वो मान जाएंगे कि राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा में भी राजपूत 12-13% रहता है और मजबूती से रहता है। आज हमको कोई टिकट नहीं देता। सारी धरती पर हम क्षत्रियों का साम्राज्य था और मात्र 70 वर्ष में हम इतने पंगु हो गए कि आज कोई एक टिकट नहीं दे रहा हमको। हम तरस रहे हैं कि लोकसभा में हमारा कोई सांसद हरियाणा से चुना जाए। यह बात तो ठीक नहीं है। और क्षत्रिय तो वैसे भी डोमिनेशन वाला होता है, प्रभाव वाला होता है, प्रभुत्व वाला होता है। जहां बैठता है 4 दूसरी जाति के लोग भी उसका साथ देते हैं और उसके बावजूद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको राजनीतिक भागीदारी से दूर किया गया है, परिसीमन खराब किया गया है, जानबूझ के सीटों को तोड़ ताड़ के 5,000 इधर 10,000 इधर करके कर दिया गया। सरकार ने बैठ दी न्यारे न्यारे जो के बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। जितना सरकार ने, अब हमारा यह है कि हमको नया परिसीमन कराना चाहिए। उस नए परिसीमन के तहत हमारी सीटें ठीक हो। 17 लोक विधानसभा तो रिजर्व हैं, उनमें से 5 ऐसी हैं भवानी खेड़ा जैसी कि जिनको राजपूत चाहें जिसके तले किसी के भी तिलक कर दें तो वही जीत जाए। लेकिन जी अब हम कैसे तिलक कर दें, हमारे पास तो झंडा नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने झंडा बनाया देवीलाल जी के कहने पर और उसका नाम इनेलो है। और जब झंडा बन गया तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री भजनलाल को हटा के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया। हमारे जाट भाइयों को दोनों तरफ से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मायावती ने, जब से कांसीराम मायावती ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, हर आदमी जय भीम करता फिर रहा है। नहीं तो पदे कदे आपने सुना पहले ये चीज? दोनों तरफ से हमारे दलित भाइयों को फायदा हो रहा है। उधर मुलायम ने जब अहीर के लिए समाजवादी पार्टी बना दी, आज आप देख रहे हो मुलायम भले ही 5 सीट जीते हो, लेकिन हमारे यादव भाई 45 पहुंच गए लोकसभा के अंदर। क्यों पहुंच गए? कांग्रेस भी टिकट दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, बीएसपी भी दे रही है, जेडीयू भी दे रहा है, सब देंगे उनको। तो ये स्थिति कब आती है? जब अपना झंडा हो, और जिनके झंडे होते हैं उन्हीं के डंडे होते हैं। भाई जिनका झंडा होगा उन्हीं का तो डंडा होगा। मायावती ने झंडा बनाया, मुलायम ने झंडा बनाया, झंडा रामविलास पासवान ने बनाया, और उस झंडे का परिणाम देखो आप। जब लोकसभा में दलित एक्ट की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले जांच फिर गिरफ्तारी, लेकिन पासवान ने लक्का ठोक दिया, बोले ना इसको बदलो और इसको कड़ा करो। और मोदी जी जैसी सशक्त सरकार को दबाव में आकर हमने देखा पिछले वर्ष उन्होंने बदल दिया उसको। यह फर्क होता है झंडे का। हमने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, पद्मावती वाले मुद्दे पर पूरा देश का क्षत्रिय रोड पर था, इस गांव के भी थे, सभी गांवों के लोग थे। लेकिन क्या वो फिल्म रुकी? नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि हमारा कोई झंडा ही नहीं था जो अपना डंडा खींचता। हम तो दूसरी पार्टियों के नीतियों के तहत और उनकी मैनिफेस्ट के तहत चुने जाते हैं, और उनका मैनिफेस्ट ये कहता है ठाकर को जितना कुचला जाए कुचल लो, बढ़िया रहेगा इसको कुचलने में। आज वो भंसाली फांसी पे होता यदि हमारा भी झंडा होता तो, लेकिन आज वो भंसाली हमने देखा राष्ट्रपति भवन में मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, हमको चिढ़ा रहा था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि हम सरकार से समर्थन खींच सकें या सरकार को विवश कर सकें। 31 राजपूत है लोकसभा में, बावजूद इसके कोई भी राजपूतों का काम इसलिए नहीं कर सकता कि वो अपनी अपनी पार्टी के झंडे के तहत गए, आपके झंडे से, हमारे झंडे से नहीं गए। इस सरकार में जाट भाइयों का भी झंडा है, हनुमान बेनीवाल। इसी सरकार में निषादों का झंडा है, 2 पार्टी बीजेपी से समर्थन करके 2 सांसद पहुंचा लिए उन्होंने। पासवान का है, अकाली भाइयों का है, सरदारों का, मराठाओं का है, लेकिन हमारा नहीं है। क्या हाल है? जो हमारे झंडे हुआ करते थे, लोग हमारे झंडे के नीचे लड़ते थे, आज हमारा ही झंडा नहीं है। झंडे का फर्क यह होता है, राजा मान सिंह जी और हम हकीम खान सूर दोनों अलग अलग लोगों के झंडे लेके आए। राजा मान सिंह जी किसका झंडा लेके गए? अकबर का। और हकीम खान सूर किसका झंडा लेके आए? महाराणा प्रताप का। दोनों में युद्ध होता है। यदि हकीम खान सूर जीतते हैं तो झंडा किसका पहनाया जाएगा? महाराणा प्रताप का, राजपूताना झंडा फहराया जाएगा। और मान सिंह जी जीतते हैं तो झंडा किसका फहराया जाएगा? अकबर का। अकबर साला पिदन्या सा था, कभी महाराणा का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन देखो उसकी चालबाजी, झंडा थमा दिया मान सिंह जी को। मान सिंह जी ने दुनिया जीत ली, लेकिन किसके लिए जीती? अकबर के लिए। झंडा किसका टेक दिया?
अकबर का। और यही कारण है कि वो सारा काल मुगल काल कहलाता है। बादशाह कौन कहलाता है? अकबर कहलाता है। ये झंडों की लड़ाई है। आज भले ही हमारे 31 राजपूत हों वहां, लेकिन वो हमारे झंडे के नहीं है, किसी और झंडे के हैं। आज ये राजपूत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार? इसलिए बेरोजगार घूम रहे हैं कि आगे से इनकी पैरवी करने वाला कोई है नहीं। ये वही हरियाणा है कि एक मुख्यमंत्री कहते थे यदि हरियाणा पुलिस में भर्ती होना है तो जाटनी की कोख से पैदा होना पड़ेगा। कहता थे कि नहीं कहते थे? आप बताइए। अभी क्या मतलब हुआ? ये जाटनी की कोख में जाए? भगवान ने जहां पैदा किया वहीं तो जाएगा ना आदमी। भाई ठुकरानी की कोख इनको मिली, इसमें इनकी कोई गलती है क्या? लेकिन इस चीज को आज दंड बनाकर पेश किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी चौटाला जेल में हैं। किस खुशी में है? शिक्षक भर्ती घोटाले में। और सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाने का विषय नहीं है, ये सीखने का विषय है। सीना तान कर वो कहता है कि मैंने अपने जाट भाइयों को मास्टर बनाया और मैं जेल में हूं, और जाट भाई भी सीना तान कर उसकी पार्टी को वोट देते हैं, आज भी देते हैं, चाहे भले ही बीजेपी जीती हो, लेकिन हर जगह 2-2, 3-3 लाख वोट उनकी पार्टी को मिले हैं। ये बात समझने की है। मुलायम सिंह कहते हैं मैं हर अहीर को करोड़पति देखना चाहता हूं, और कहते ही नहीं है बल्कि बना दिए। उत्तर प्रदेश में 50% एसडीएम आपको यादव जाति से मिलेंगे। और यह कहा जाता है जब किसी यादव के घर कोई बच्चा पैदा होता है, बधाई आज ही दे दो, 20 साल बाद ये एसडीएम बनने वाला है, ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये जो मुलायम सिंह यादव है या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, ये राजपूतों में कोई पैदा नहीं हो सकता क्या? क्या इन बच्चों के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता क्या? ऐसे व्यक्ति की आज अपने समाज में जरूरत है जो अपना झंडा इन बच्चों के डंडे के ऊपर टांग कर, खम ठोक कर ये कह दे कि मैं भी भर्ती करूंगा बच्चों को, मैं भी घोटाला करूंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं जेल में, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे व्यक्ति की एक दरकार है कि नहीं? यहां जरूरत है या नहीं? बताइए। यदि जरूरत है तो क्या अपने पास है नहीं ऐसा व्यक्ति? समाज को एक करने के लिए, एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी सब मान्यता रखें, जिसका सब आदर करें, सम्मान करें, स्नेह करें। हमारे अनेक सामाजिक संगठन हैं और पूरे शक्तिवान हैं। 5 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई आनंदपाल फेक एनकाउंटर में, लेकिन कोई भी नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमारे पास कोई राजनीतिक शक्ति या सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं थी। और भाई खाली चिल्लाने से तो यह काम चलता नहीं है। आज हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सब उसका आदर करें और उसका स्नेह दें। हमारे पास ऐसा व्यक्ति है? मुझे बताओ, जिसकी रगों में राजपूती खून बहता हो, जो अपने आप को क्षत्रिय होने पर गौरवान्वित करता हो। क्या कोई ऐसा है जो शेर सिंह जी राणा से स्नेह ना करता हो सकता है क्या ऐसा? देवी सिंह जी महार साहब कहते हैं, क्षत्रिय योग संघ के संचालक, कि वास्तविक नेतृत्व विकसित नहीं किया जा सकता, वह तो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं प्रमाणित होता है, अर्थात खुद ही अपने आप में लीडर होता है और अपने आप आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण देता है। इस फूलनवाड़े केस में जब अपने सबकी एक तरह से आन बान शान पर चोट आ गई थी, इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये वास्तव में एक कुशल नेतृत्व और सच्चे सपूत हैं। और दूसरी बात, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस अपमानजनक समाधि का पूरा नाश कर गंगा जी में विसर्जित करने वाले ये शेर सिंह जी राणा ने यह साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये समाज के लिए जीने, मरने और जेल में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये जेल से वापस आएंगे, कोई भी नहीं कह सकता था कि ये अफगानिस्तान से वापस लौटेंगे, लेकिन आप सबकी दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद और इनका हौसला आज ये आपके सामने, आपके बीच बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शेर सिंह जी राणा यदि इस मुहिम को लेकर निकले हैं और 45 दिन इस चिलचिलाती धूप में गांव गांव जा रहे हैं अपने मित्रों सहित, परिवार सहित, तो शायद आपसे केवल एक दिन, वो भी चिलचिलाती धूप नहीं रहेगी 21 जुलाई को, वर्षा तो होएगी ना, चौमासा तो आ जाएगा ना। केवल एक दिन 21 जुलाई को आपसे करनाल की धरती पर आपका आमंत्रण देने आए हैं। चाहते हैं कि आप वहां पहुंचकर एक जयकार जयराजपुताना का लगा दें, एक जयकारा भारत माता का लगा दें। तो क्या आप ये नहीं करेंगे? यदि आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा में राजपूतों की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। अब तक हम दूसरों की बारात में जाते रहे हैं और दूसरों की बारात में जाने वालों को जलेबी मिल सकती है खाने के लिए, लेकिन दुल्हन नहीं आती, बींदनी नहीं आती। और जिनके बींदनी नहीं आती, दुल्हन नहीं आती, कुंवारे रहते हैं जिनके बच्चे, उनका वंश मिट जाता है। और आज राजनीति की बारात में हम दूसरों की बारात में जाकर डीजे पर डांस कर रहे हैं।
हमारे घर राजलक्ष्मी नहीं आ रही है। यदि राजलक्ष्मी लानी है तो अपने बेटे का दूल्हा बनाना होगा, सेहरा सजाना होगा, घोड़ी पर बैठाना होगा और तब बारात सजाकर चलनी होगी। निश्चित रूप से राजलक्ष्मी आएगी। तो हमें अब दूसरों की बारात में नहीं जाना, अपनी खुद की बारात में दूसरों को लेकर चलना है। और जब दूसरों की बारात से अपनी बारात में अपनी दुल्हन राजलक्ष्मी हमको मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी, नया परिसीमन होगा। 4 और मुद्दे हैं भाई शेर सिंह जी के, बहुत छोटे छोटे से हैं। पहला तो हो ही गया कि राजपूतों की राजनीति में भागीदारी हो। दूसरा है कि गौ माता हम सब क्षत्रियों की कुलदेवी है, लेकिन गौ माता आज बच नहीं रही है, क्योंकि गाय बछड़े किसानों के इस खेत से उस खेत और उस खेत से इस खेत में जा रहे हैं और किसान इधर से लठ मारकर उधर और उधर से लठ मारकर उधर भेजता है। 1947 से पहले जब हमारी रियासतें थी, हमारी जागीरें थी, तब गाय के लिए 1/6 हिस्सा सुरक्षित था गोचर भूमि के रूप में, चारागाह के रूप में, और हर गांव में था, मेरे गांव में भी था, आपके में भी होगा। वो खाली हो, सरकार ने कहीं उस पर पंचायत भवन बना दिया, कहीं अंबेडकर पार्क बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, वो वापस गाय के सुपुर्द किया जाए। गाय भी बचेगी, बछड़े भी बचेगी, नाटे आकेल सब बचेंगे और भूमिहीन किसान भी पशुपालन कर सकेंगे। तीसरा काम, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी हो जाती है, आप आए रोज सुनते होंगे। अलवर की घटना और अलीगढ़ की घटना भी आपने सुनी होगी। ये बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले लोग खुलेआम कानून की पेचीदगियों से बचकर सरेआम घूमते हैं। भाई शेर सिंह जी राणा की मुहिम है और इनका मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दा है कि 12 साल से छोटी बच्ची तो दुर्गा का रूप होती है, कन्या होती है। उसको तो हम चाहे किसी की भी हो दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले आदमी को कोई कानून की सुविधा ना मिले, बल्कि कानून ये हो कि आम जनता जब देखे, जहां देखे, उसी टाइम उसका सर काट के रोड पे फेंक दे और बच्चों को फुटबॉल खेलने दे, ताकि ये कानूनी पेचीदगियों से बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। चौथी चीज है, हम सब कभी राजा रहे तो रहे होंगे, लेकिन आज हम सब किसान हैं या किसान पुत्र हैं। वर्षा में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में, चिलचिलाती धूप में और कड़कती बिजली में किसान फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है। और जब 4 दाने हो जाते हैं तो उसको मंडी में ले जाकर आड़तिया क्या करता है, कभी दांत से चबाता है, कभी दाल निकालता है, कभी यूं करेगा हाँ और फिर कहता है, क्योंकि उसको तो भाव गिराना है, 2.5, पौने, 1.25, 3 देना है तो दैनी भाग। ये प्रक्रिया बंद हो। किसान अन्नदाता है, किसान अपनी उपज की कीमत खुद निर्धारित करे और इसके लिए सक्षम किसान आयोग का गठन हो जिसमें किसान ही सदस्य हों। 5वीं चीज है, भाई ये जो राजपूत युवा है ना, इनमें एनर्जी बहुत है, जोश बहुत है। यदि उचित समय पर इनको उचित रोजगार नहीं मिला तो ये हथियार उठा सकते हैं, और यदि इन्होंने हथियार उठा लिया तो जो नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ झारखंड में है वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। इन बच्चों के हाथ में काम होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे नक्सलवादी बने और देश के विरुद्ध कोई बात करें। ये सब बच्चों के हाथ में हर हाथ को काम हो और हर पेट को रोटी हो। ये हमारा 5वां मुद्दा है। लेकिन राजपूत समाज इन नेताओं की बेहूदगियों से इतना पिछड़ गया है कि पहले लौट में हर राजपूत परिवार से कम एक युवा को सरकारी नौकरी मिले। ये हमारा 5वां मुद्दा लेकर भाई शेर सिंह जी चल रहे हैं। इन 5 मुद्दों के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, और मुझे लगता है हमारे युवा जिस जोश में खड़े हैं इनको ये बात समझ बैठी है। बस जितने यहां खड़े हैं, केवल इतने भी यदि आकर आपने करनाल में ठोक दी ताल और पहुंच गए 21 को करनाल, कोई नहीं रहेगा बेहाल और इन नेताओं के कान में ठुक जाएगी नाल। इतनी सी बात कहकर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।